नमस्कार। आज का जो अगला टॉपिक है वे हमारा टॉपिक है एक न्यू बैटलफील्ड चैलेंज। किसके लिए ये चैलेंज? ये चैलेंज है इंडिया के लिए। कैसा चैलेंज है ये चैलेंज होगा स्ट्रेटेजिक चैलेंज। स्ट्रेटेजिक चैलेंज के अलावा हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर रीच कितनी है, ग्लोबल लेवल के अंदर हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड ये चैलेंज है। इसे देखना होगा। आखिर ये बात हम यहाँ पर निकाल कर क्यों लेकर आ रहे हैं? देखो, हम सभी को पता है कि थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो अभी तक पोज है, अभी तक कंक्लूड हुआ नहीं है। उसके अंदर हमने देखा कि इंडिया तो एक साइड में था, बट दूसरी साइड में ना पाकिस्तान, टर्की और चाइना थे। यानी इंडिया जो है वे तीन लोगों से लड़ रहा था। तो इसने है ना कुछ चीजें न्यू डिफाइन कर दी है। न्यू डिफाइन कैसे कर दी है? इसने बता दिया है कि जो हम पहले सोचते कि पाकिस्तान के साथ एक फ्रंट पर लड़ाई होगी, दूसरी तरफ चाइना के साथ लड़ाई होगी, वैसा तो नहीं हो रहा है। पर एक ऐसी अन्य दूसरी जो चीज आगे भी होगी कि एक यूनिफाइड फ्रंट जरूर बन जाएगा इनका फ्यूचर में, या बन रहा है अभी, जो इतने भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं उसके दौरान। यानी जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी ना, उस पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर चाइना भी इसका साथ देने के लिए अपने रिसोर्सेज के साथ आ सकता है, तो यूनिफाइड फ्रंट बन सकता है। ये न्यू चैलेंज है। आखिरकार ये पाकिस्तान, तुर्की और चाइना आपस में ये फ्रंट बना कैसे पाए, या इनके आपस में कैसे कौन से कंसर्न है या लाभ है दिख रहे हैं इन्हें, जिसके कारण ये एक दूसरे का साथ देते हैं? तो देखो, ध्यान से समझना। भारत के नॉर्थ में ये चाइना है, उसके अलावा भारत के नॉर्थ वेस्ट के अंदर ये पाकिस्तान है। चाइना इंडो पैसिफिक के अंदर अपनी डोमिनेंस चाहता है। चाइना नहीं चाहता है कि एक ऐसी पोटेंशियल वाला देश नया उभर कर आ जाए जो इसके डोमिनेंस को कम कर सके, और वे पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया ही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अपने दूसरे इंटरेस्ट है, और इंडिया के साथ तो उसके धर्म धर्मों का लड़ाई चल रही है आजकल। धर्मों की तो नहीं कह सकते, है तो लड़ाई कुछ साल पुरानी 1947 से ही है, पर हम ये दिखाते ऐसे है कि धर्मों धर्मों की लड़ाई इंडिया के साथ है। तो पाकिस्तान के अपने कंसर्न है, जो कंसर्न पाकिस्तान को वल्नरेबल बनाते हैं इंडो पैसिफिक और भारत का पड़ोसी होने के कारण। इसलिए पाकिस्तान अपने कमजोरियों के कारण चाइना के साथ मिलता है, और चाइना अपनी स्ट्रेंथ और पाकिस्तान को एज ए पपेट यूज करते हुए इंडिया के साथ एक लैब बना सके। यानी पाकिस्तान हमला करेगा, उसका एक्सपेरिमेंट करते हुए चाइना पीछे से एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा पाकिस्तान के थ्रू, इंडिया को लैब बनाते हुए। तो चाइना के यहाँ पर अपना इंटरेस्ट है। तो टर्की, टर्की कहाँ से आ गई? टर्की, ये इसका नाम बदल दिया था ना, टर्की है, ये कहाँ से आ गया? टर्की का इंटरेस्ट ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, एक एक इस्लामिक नेशन है, और इस्लामिक नेशन का जो नेता बनना चाहता है वह टर्की बनना चाहता है। जो पुराना इतिहास है इस्लामिक नेशन का, जिसके अंदर अरब राष्ट्रवाद वगैरह था, टर्की वे चाहता है कि जो ओटोमन एम्पायर था उसकी दोबारा से जो सम्मान है वे टर्की को मिले, टर्की को उस ओटोमन एम्पायर को उत्तराधिकारी स्वीकार किया जाए। इसलिए पाकिस्तान का साथ देता है, ताकि समय आने पर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम से या तो इनकी हेल्प कर दे, या फिर इस्लामिक नेशन होने के चलते ये इसे इसका लीडर मान ले। इसलिए टर्की के भी कंसर्न इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये बस ऐसे हो रहा है, ये अलाइज की तरह आजकल काम कर रहे हैं, अपना यूनिफाइड फ्रंट बनाता है। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? देखो, इंडिया को करने के तरीके, मतलब इंडिया को करने के यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या है। पहला तो ऑप्शन ये है कि भाई रसिया के साथ है ना हम ये डील या टाई अप कर ले कि ठीक है, अगर हो सकता है कि फ्यूचर में इंडिया और चाइना की वॉर हो जाए, पर इंडिया की चाइना और जब वॉर हो, आप चाहे न्यूट्रल बने रहना, पर हमारी सप्लाई मत रोकना वेपन्स या दूसरे क्रिटिकल चीजों की। वो सप्लाई मत रोक देना, या सप्लाई अगर रोक देना तो चाइना है ना बेनिफिट कर जाएगा। इसलिए हम रसिया के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो शायद हो भी रखा होगा, या गवर्नमेंट ने कर रखा होगा। नहीं कर रखा तो ऐसा करने की काफी ज्यादा जरूरत है इस टाइम पर। दूसरी, इंगेजमेंट करें हम जापान और कोरिया के साथ। देखो, एक जापान और कोरिया के साथ करने की प्रॉब्लम ये है ना कि जापान है ना रसिया के साथ थोड़ा अच्छे रिलेशन एंजॉय नहीं करता है, तो हम सोचते हैं कि रसिया के साथ रिलेशन ना बिगड़ जाए। पर हम वैसे भी हम माहिर हैं अलग अलग फ्रंट को एक साथ लेकर चलने में, तो हम जापान को भी रसिया के साथ लेकर चल सकते हैं। तो हम जापान और कोरिया के साथ ज्यादा इंगेजमेंट करें, ताकि चाइना को ईस्ट ईस्ट साइड से बैलेंस किया जा सके। तीसरा, हम अपनी जो इंगेजमेंट है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर बढ़ाए। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर काफी नेशन ऐसे हैं जो चाइना से खार खाए हुए हैं, जैसे इंडोनेशिया हो गया है, वियतनाम हो गया है, फिलीपींस हो गया है। जो 9 डैश लाइन है चाइना की साउथ चाइना सी के अंदर, उसके ऊपर इनके कॉन्फ्लिक्ट है, तो उनके साथ इंगेजमेंट बढ़ाई जाए। चौथा, हम क्या कर सकते हैं, हम इनकी वीकनेसेस ढूंढ सकते हैं। वीकनेसेस के जैसे चाइना की वीकनेस ताइवान है,
तुर्की की वीकनेस साइप्रस है, साइप्रस के अलावा ग्रीस है। इसके अलावा पाकिस्तान की वीकनेस अफगानिस्तान को हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और तालिबान अफगानिस्तान के, तो इन वीकनेसेस का हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम 5 चीज कर सकते हैं। हमें ना ग्लोबल साउथ के अंदर, जो साउथ के अंदर है ना, उसके अंदर अपनी रीच बढ़ा दे, अफ्रीकन नेशंस के अंदर और साउथ अमेरिकन नेशंस के अंदर इनका सपोर्ट ले ले, एक वॉइस ले ले इनकी, तो जो हमारे सपोर्ट में हमेशा आकर खड़ी हो जाए। 5वीं चीज हम क्या कर सकते हैं, छठी चीज हम क्या कर सकते हैं, छठी चीज हमें करने की जरूरत है, हमें ना मिलिट्री इंडिपेंडेंस चाहिए भाई। मिलिट्री अगर हमारे पास इंडिपेंडेंस होगी तो हम ना ही किसी देश के ऊपर निर्भर रहेंगे, हम अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी ज़रूरत के अनुसार डेवलप कर सकेंगे। इसके अंदर हमें क्रिटिकल मिनरल्स भी चाहिए होंगे, उनकी भी इंडिपेंडेंस चाहिए। दूसरी, हमें इंटेलिजेंस के ऊपर भी इंडिपेंडेंस चाहिए अपनी पूरी की पूरी, कि हम किसी और देश के ऊपर निर्भर ना रहे। 7वीं चीज हमें चाहिए डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्रीज, वेपन्स, इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। हमें डेवलपमेंट चाहिए इन चीज़ों का, जल्दी जल्दी से जल्दी चाहिए। और अगर कोई और रास्ता, जो 8वीं चीज हमें ये चाहिए कि जो अगर हमारा कोई नेबर या हमारा कोई दुश्मन अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक्ट करता है तो उसे उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। ये हमें पूरे विश्व को दिखाना पड़ेगा। ये नहीं है अगर हम ये 8 काम कर लेते हैं तो हम इस चाइना, पाकिस्तान और तुर्की का जो ये ट्राइयोका की तरह बना हुआ है, ये इसे तोड़ सकेंगे या इसे कमजोर कर सकेंगे। इंडो पैसिफिक में तो अपना डोमिनेंस बनाएंगे, ग्लोबल साउथ के अंदर भी अपनी रीच को बढ़ा देंगे, और चीजें स्मूथली इंडिया आराम से कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है। ये ज्यादा टेंशन वाली लेने की बात नहीं है, इंडिया ने इससे बड़े बड़े चैलेंज देखे हैं और बड़ी आसानी से चीजों को सॉल्व भी किया, हम कर भी लेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने रीडिफाइन कर दिया इंडिया की स्ट्रेटेजिक थ्रेट एनवायरनमेंट विद चाइना के साथ, जो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और डिजिटल ऑफ पाकिस्तान हो सकती है, जो कोलैप्स कर रखा है टू फ्रंट के कॉन्सेप्ट को कोलैप्स कर देता है, एक यूनिफाइड फ्रंट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इसने जन्म दे दिया है। तो इसमें कंसर्न को क्या क्या कंसर्न ये है कि भाई मल्टी डोमेन वॉरफेयर हो सकता है, जिसके अंदर ग्रे जोन कॉन्फ्रंटेशन हो सकता है। ग्रे जोन क्या है, ग्रे जोन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइबर ऑपरेशन से संबंधित है, ड्रोन्स वगैरह से संबंधित है, जो मैंने आगे लिख भी रखा है, टेंशन आगे देख लीजिएगा। उसके अंदर चाइना पाकिस्तान का कोल्यूजन बना, ये हमारे यहाँ पर देख लिया, यह हथियार वगैरह प्रोवाइड कराता है, इसके अंदर सैटेलाइट की नेविगेशन सिस्टम से उसे इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा रहा है, ड्रोन दे रहा है टर्की, साइबर इंफॉर्मेशन दे रहा है चाइना, ये सभी कोऑर्डिनेशन हो रहे हैं। इसके अलावा जॉइंट इंफॉर्मेशन वारफेयर भी ये आपस में कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक एंड नैरेटिव कोल्यूजन कर रहे हैं। चाइना की डिप्लोमेटिक एम्बिग्यूटी है यहाँ पर, ब्रिक्स और एससीओ का मेंबर होने के बावजूद भी पाकिस्तान वगैरह का साथ दे रहा है। एक तरफ भारत की तरफ खुलकर लड़ाई में आता नहीं है, दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान को पीछे से सहयोग करके वे भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो पास्ट में क्या था, हम मानते हैं टू फ्रंट वॉर होगी, नाउ हम क्या समझते हैं, हमें इंटीग्रेटेड पॉलिसी बैटल स्पेस होगा विद रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ। ये ग्रे जोन वेयर डोमिनेंस होती क्या थी, साइबर अटैक होते हैं, डीप फेक प्रोपेगेंडा होते हैं, यानी आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करते हुए जब हम वॉर करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर, जिसके अंदर जो टूल्स होते हैं वे यही होते हैं, सैटेलाइट जैमिंग, लो कोस्ट ड्रोन का इंटेलिजेंस करना, अंडरमाइनिंग इंटरेस्ट। ये करता क्या है, जो हमारी डेटरेंस है ना उसे थोड़ा कमजोर करने की कोशिश करता है और कुछ नहीं करता है। मल्टी ड्रोन वारफेयर कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है भारत के लिए, कि मिलिट्री पोस्टर के अंदर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी, ये सभी हमें पूरा लिख दिया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट, के ओपोज करें इसके बीआरआई प्रोजेक्ट को, क्वाड का यूज करें, ताइवान का यूज करें, इकोनॉमिक टूल्स का यूज करें, एससीओ ब्रिक्स फॉर्म्स का यूज करें, इसके ड्यूअल जो स्टैंडर्ड है उन्हें एक्सपोज करें। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक प्रिपेयरनेस करें, किसके अंदर क्या क्या करे, डिफेंस के अंदर करे, अपनी आर्म फोर्सेस की कैपेसिटीज को बढ़ाए, एसिमेट्रिक एंड ग्रे जोन के टूल्स को बनाए। तो कंक्लूजन क्या पर निकलता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट का काम किया है, जिससे हम वॉरफेयर के नए टैक्टिक्स को समझ सके, रियल टाइम हम डिसीजन मेकिंग कर सके और समय के अनुसार अपने आप को बदल सके। इस प्रकार आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं थोड़ी देर में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।